हेलो, मैं वरुण तिवारी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं ज्योग्राफ़ी की क्लास 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। ज्योग्राफ़ी की पहली क्लास ज्वालामुखी चैप्टर मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लास 2 घास के मैदान पढ़ाने वाला हूँ। घास के मैदान को पढ़ाने से पहले हमें पृथ्वी के अक्षांशीय विस्तार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी का होना ज़रूरी है, तो वह मैं आपको समझाने वाला हूँ। 0 डिग्री लाइन को इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, जहाँ ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी होती है तथा ध्रुवों से इक्वेटर की ओर बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। तो यहाँ से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता में कमी होती है। जैसे कि ये समझते हैं कि 0 से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक यहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार मिलेगा। घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान, एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ से 10 डिग्री, ये लाइन मैं बना दे रहा हूँ, ये है 10 डिग्री नॉर्थ। इसी टाइप से नीचे भी लाइन है, ये है 10 डिग्री साउथ। अब 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है। और 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री या 25 डिग्री भी ले सकते हैं, जैसे 30 डिग्री तक है, यहाँ पे हमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक हमें क्या मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब यही 25 डिग्री भी है, 25 से 35 अप्रॉक्सीमेट रहता है। फिर यही अगर 50 डिग्री ऊपर कर दिया जाए तो 50 डिग्री के ऊपर करने पे मतलब 25 डिग्री या अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 50 डिग्री के आसपास का क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। यहाँ पे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए 10 डिग्री साउथ से लेकर के 25 या 30 डिग्री साउथ तक यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब फिर बाकी के एरिया को क्या होगा? बाकी के एरिया के लिए जैसे अब यहाँ पे 50 डिग्री तक पहुँच गए हैं, यहाँ पे शीतोष्ण घाट के मैदान मिलेंगे। और साथ ही साथ हम 50 डिग्री से 60 डिग्री, 50 डिग्री या 45 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा बहुत जैव विविधता का अंतर आ जाता है कहीं कहीं क्षेत्रों में। तो 45 या 50 डिग्री से 60 डिग्री तक, फिर 45 या 60 डिग्री तक हमको मिलेंगे, एक वनस्पति मिलती है जिसको कहते हैं टैगा वनस्पति। और टैगा वनस्पति को कोनिफेरस कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो कोन के आकार की होती है, शंकु के आकार की, इसलिए हिंदी में से शंकुआकार वृक्ष भी कहते हैं और कोनिफेरस ये इसको बोलते हैं। अब 50 डिग्री, ये 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच हमारा क्या बन जाएगा? टैगा वनस्पति। और 60 डिग्री से ऊपर हमें एक और वनस्पति देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं टुड्रा वनस्पति। ठीक है। अभी हम आपको ये समझा दिए हैं कि जितने ही हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता अधिक देखने को मिलेगी। वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष जिसकी तना मोटी होगी वो हमें विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में अत्यधिक देखने को मिलेंगे। जैसे ही ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वैसे ही उनके तने पतले हो जाएंगे और जैव विविधता विरल होती जाएगी। सघन, अभी एक क्वेश्चन जैसे आ गया कि सघन और विरल, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान
और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कौन सघन है कौन विरल है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सघन है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान विरल हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के जो तने हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान से मोटे हैं, उनके तने मोटे हैं और उनके वृक्ष शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान से लंबे भी हैं। तो ये हम समझ में आ गए। और वैसे ही 10 डिग्री नॉर्थ से अगर 10 डिग्री साउथ तक पढ़े तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं जो काफ़ी लंबे और काफ़ी जैव विविधता में आगे हैं। अब हम आगे समझने के लिए हम यहाँ पे मेरे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, जो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, जो आपके आने वाले PCS या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए पूरी मैं श्योर निश्चितता से साथ मैं पूरी श्योर के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा घास के मैदान के टॉपिक से। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। मैंने अभी बताया भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों तक जाएंगे तो घास की प्रकृति में अंतर पाया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। उस हिसाब से जो वनस्पतियाँ हैं वो भी क्या होती जाएंगी, विरल होती जाएंगी। और चीज़ें भी उष्णकटिबंधीय घास मैदान, फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, फिर टैगा, फिर टुड्रा। इस आधार पर हम विश्व के घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तीर्ण है। देखिए मैंने बताया था कि जब मैंने आपको ग्लोब दिखाया था मैंने समझाया था कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री दक्षिण मतलब 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक तो हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। अब 10 डिग्री उत्तर व दक्षिण में 10 डिग्री 25 डिग्री, कहीं कहीं किताबों में 30 डिग्री तक भी लिखा है, तो 25 से 30 डिग्री के जो बीच में है वो हमें क्या मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इन घास के मैदानों में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से हम पुकारा जाता है इन्हें। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कहाँ पे कौन से घास के मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे पूर्वी अफ्रीका में सवाना। अब पूर्वी अफ्रीका में कौन सा क्षेत्र है, तो सूडान भी है, ठीक है, तंजानिया भी है, केन्या भी है, और मुख्यतः ये सूडान क्षेत्र में ही होते हैं। तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सवाना कहाँ होती है, तो सूडान का ऑप्शन आएगा, तो आप लगा सकते हैं सिंपली। तो मैंने जो भी है, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने कई क्वेश्चंस को देख करके अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। तो आपको जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिखा हुआ है उसी को प्रॉपर समझना है, बस उसी को आपको याद भी करना है। इन्हीं पूर्वी अफ्रीका में सवाना, मुख्यतः सूडान क्षेत्र और लानोस, ये आपकी वेनेजुएला और कोलंबिया में है। अब आपको कैंपोस कहाँ मिलेगी, ब्राज़ील में मुख्यतः होती है ये, पराग्वे, अर्जेंटीना, यूरोपे में भी, मगर ब्राज़ील में क्या मुख्यतः, कहीं भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए ब्राज़ील का ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। जब कैंपोस पूछा जाएगा तो क्या होगा, उसका आंसर ब्राज़ील होगा। मुख्यतः वो ब्राज़ील में ही पाई जाती है, उसे ब्राज़ील में ही पाई जाती है। श्रीलंका में इसको सवाना घास मैदान क्या कहते हैं, पटाना कहते हैं। अब हम बता रहे हैं सेलवास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन, अब जैसे कि मैंने अभी एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेलवास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, तो आपको मिलेगा ऑप्शन में अमेजन बेसिन। वैसे अब अमेजन बेसिन के बारे में जानकारी है कि अमेजन बेसिन होता क्या है, इसका क्या मतलब है, तो ये इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, प्रॉपर नोट्स में लिखा है। अमेजन बेसिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निकास वाला दक्षिण अमेरिका का लगभग 40% हिस्सा है। यह क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, यह क्षेत्र 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है। इसके वनों का अधिकांश भाग ब्राज़ील में है। कभी कभी सेलवास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में अमेजन बेसिन का ऑप्शन ना दे करके ब्राज़ील को ऑप्शन देते हैं, जिससे आप ब्राज़ील में टिक कर दीजिए तो आपका सही हो जाता है, क्योंकि इसका वनों का अधिकांश भाग ब्राज़ील की सीमा में ही है। इसके बाद अब हम आप साउथ अमेरिका का जब आप मैप देखिएगा तो ब्राज़ील से जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो आपको कौन सा देश मिलेगा, बोलीविया, जहाँ जहाँ पे ये इनके अमेजन बेसिन का सीमा लगी है, बोलीविया। उसके क्लॉकवाइज में आप देखिए पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया,
वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। अब पता हो फ्रेंच गुयाना ये फ्रांस की टेरिटरी है, में ये वन फैले हुए हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। और ये बड़े शिकारों की भूमि जिसे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को ये कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को अफ्रीकन सफारी भी कहते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसे अफ्रीकन सफारी भी कहते हैं। यहाँ के प्रत्येक वर्ष में बड़े जानवरों को शिकारों के द्वारा मारा जाता है, हजारों जानवरों को, जिसके कारण से प्रदेश को बड़े शिकार की भूमि भी कहा जाता है। सवाना घास के मैदान, यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। यहाँ पार्कलैंड भूमि है, सवाना घास के मैदान को पार्कलैंड भूमि भी कहते हैं। यहाँ घास भूमियों में यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ कुछ भी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ वहाँ कोई भी वृक्ष पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान में। यह 5 मीटर से लंबी एवं सघन होती है। सवाना घास के मैदान काफ़ी लंबे होते हैं सभी घास के मैदानों में से। इसको हाथी घास के भी नाम से जाना जाता है, सवाना घास के मैदान को हाथी घास के भी नाम से जाना जाता है। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं, ये हम बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त ओरेनिको बेसिन में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे अमेजन बेसिन में 9 देश आते हैं, वैसे ओरेनिको बेसिन में 2 देश आते हैं, एक वेनेजुएला, एक कोलंबिया। और ओरेनिको बेसिन के साथ साथ ब्राज़ील, बेलीज एवं होंडुरास, ये ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका में आएगा, बेलीज एवं होंडुरास मध्य अमेरिका के क्षेत्र है। एवं भारत के दक्षिण भाग मतलब तमिलनाडु, केरल में भी ये घास के मैदान पाए जाते हैं। और यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी घास के मैदान पाए जाते हैं। यूपी टेट 2019 में एक क्वेश्चन इसी घास के मैदान से आया था जो अभी मैंने बताया है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सवाना घास के मैदान किस देश में सवाना घास के मैदान किस देश में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन था अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था। अभी मैंने देश की जगह महाद्वीप की जगह देश बोल दिया था सवाना घास मैदान को, वैसे ये इसका आंसर मतलब इसका जो क्वेश्चन था वो यही था कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ये बताया था कि इसमें से जो ऑप्शन दे रहे थे अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको बताना था कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में तो ये पूर्णतः पाए जाते हैं, लगभग इसका अधिकांश भाग अफ्रीका में ही है। और अमेरिका में ब्राज़ील है, तो अमेरिका महाद्वीप में भी पाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका में बेलीज होंडुरास है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है। और फिर ये बचा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में भी पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको हम सब बताया गया है कि कुछ क्वेश्चन जैसे वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि लानोस कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया में पाए जाते हैं, कैम्पोस ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं वनडे एग्जाम में, इनको भी देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः सूडान, केन्या, तंजानिया आदि में पाए जाते हैं। लानोस ये वेनेजुएला एवं कोलंबिया में पाए जाते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। कैम्पोस ये ब्राज़ील, अभी क्वेश्चन आ गया था कि जो ब्राज़ील कैम्पोस कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन दे दिया था उत्तरी ब्राज़ील, फिर दिया था दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, फिर दे दिया था कोई और देश, 2 देश और दे दिए। तो कन्फ्यूज ये हो गया कि ये उत्तरी ब्राज़ील होगा कि दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील होगा। तो मैंने लिख दिया है कि जो भी इम्पोर्टेंट है उनको मैंने बता दिया है कि कैम्पोस ब्राज़ील में है, ब्राज़ील के कौन से भाग में, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ये भी आपको याद करना है। सेराटो कटिंगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए सेराटो कटिंगा एक झाड़ी है और सेराडो भी उसी टाइप से वनस्पति है। तो सेराडो और ब्राज़ील ये उष्णकटिबंधीय घास है के मैदान है, ये आपको ब्राज़ील क्षेत्र में मिलेंगे। ग्रैंड चाको
ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में एक मैदान है ग्रैंड चाको, और इसका अधिकांश भाग अर्जेंटीना में है और बोलिविया और पराग्वे में भी है। ब्राज़ील के नीचे पड़ेगा और अर्जेंटीना में अधिकांश भाग आएगा। इसको ग्रैंड चैको मैदान कहेंगे। फिर आते हैं, देखिए पढ़ते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या है? यह घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से ऊपर 45 डिग्री अक्षांशों, कहीं कहीं 50 डिग्री का भी विस्तार पाया जाता है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक हो गया तो इस मैदान का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री से 45 डिग्री, कहीं कहीं 50 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। 10 डिग्री से 30 डिग्री, 10 डिग्री से 30 डिग्री उष्णकटिबंधीय घास मैदान, 30 डिग्री से 50 डिग्री शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी यूरेशिया में पाए जाते हैं। ये पूर्वी यूरोप में है, यूक्रेन से लेकर के मध्य एशिया तक ये आपको स्टेपी के घास के मैदान मिलेंगे। प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश? यूएसए, कनाडा व मैक्सिको। प्रेरी को रोटी की टोकरी नहीं, यहाँ पे दुनिया की रोटी की टोकरी कहते हैं। यहाँ पे दुनिया की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? प्रेरी क्षेत्र को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है। तो प्रेरी क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका। इसमें कौन से 3 देश हैं? यूएसए, कनाडा व मैक्सिको। स्टेपी यूरेशिया। पंपास दक्षिण अमेरिका। अब पंपास दक्षिण अमेरिका मुख्यतः ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना। मुख्यतः अर्जेंटीना, कहीं कहीं ऑप्शन में अर्जेंटीना दिया होगा तो अर्जेंटीना लगा दीजिए, अगर नहीं होगा तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट दिया होगा, वो आपको लगाना है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड वैसे मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका ही है और जिम्बाब्वे, बोत्सवाना में भी ये घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वैसे कई जगह बुक में डाउन्स ऑस्ट्रेलिया लिखा है, बट आपको हम बता दें डाउन्स भी दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कैंपोस दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील है, ध्यान रखिएगा। कैंटबरी न्यूजीलैंड, पुछताछ ये भी इंपॉर्टेंट है, हंगरी। ये सब क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब हम कुछ जानकारी दे रहे हैं। भारत में घास के मैदान भारत के घास की भूमि ग्रामीण चारागाहों के रूप में पश्चिम शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। वहीं हिमालय के ढलानों में भी मध्यम ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे अल्पाइन चारागाह भूमि के नाम से जानते हैं। 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पहाड़ों के एक घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे अल्पाइन चारागाह भूमि कहते हैं। अब इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड के गढ़वाल में बुग्याल कहते हैं। जैसे कभी आ गया क्वेश्चन पे मर्ग एवं बुग्याल ये कहाँ है, तो मर्ग आपके जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर में, और बुग्याल उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में है। इन घास के मैदानों को प्रकृति के अपने उद्यान के नाम से भी जानते हैं। यह शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं क्योंकि ये हमेशा पश्चिमी के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पे हिमालय के ढलान होते हैं। अब हिमालय के ढलान होंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम होगा। जहाँ टेम्परेचर कम होगा, तापमान में कमी होगी, वहाँ पे क्या होंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या शीतोष्ण घास के मैदान। टैगा वनस्पति किसे कहते हैं? टैगा उत्तरी यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उपार्कटिक प्रदेशों में टुड्रा। अब देखो स्टेपीज हमने पढ़ा था कि ये यूक्रेन से लेकर के मध्य एशिया तक है। इसी स्टेपीज के ऊपर टैगा वनस्पति है और टैगा के ऊपर टुड्रा वनस्पति है। तो साफ साफ लिखा है, उपार्कटिक प्रदेशों में टुड्रा तथा स्टेपीज के मध्य पाए जाने वाले कोड़धारी वृक्षों को टैगा वनस्पति कहते हैं, जिनमें चीड़, देवदार, केदर, स्प्रूस, पाइन फर तथा लार्च के वृक्ष मुख्यतः होते हैं। इन वृक्षों को शंकुआकार वृक्ष भी कहते हैं। मैं बता चुका हूँ कि इनकी जो आकृति होती है वह शंकु के आकार की होती है। आपके उदाहरण के तौर पे देखें क्रिसमस ट्री, ये भी आपके टैगा वनस्पति में ही आता है।
यह वनस्पति बता चुका हूँ मैं 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है और टैगा को बोरियल वन भी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि टैगा वनस्पति और टुड्रा वनस्पति, टैगा और टुड्रा वनस्पति सिर्फ के सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में टैगा और टुड्रा वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण यही है कि अंटार्कटिका में बर्फ़ की परत अत्यधिक होने के कारण काफ़ी 3 से 4 मीटर तक गहरी परत में बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ पर स्थलीय विस्तार ना होने के कारण, स्थलीय विस्तार अधिक ना होने के कारण वहाँ पे टैगा और टुड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यह वनस्पति 50 से 60 डिग्री सिर्फ उत्तरी अक्षांश पर ही पाई जाती हैं। टैगा को बोरियल वन भी कहा जाता है। इसका सबसे अधिक विस्तार रूस में है। ये लंबे नरम लकड़ी के सदाबहार वन है जिसका उपयोग कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। अब साथ ही साथ मैंने बता दिया इसमें इस जगह पर, इस क्षेत्रीय में कुछ प्रमुख जंतु भी हैं जिसमें सिल्वर लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू हैं। अब हम आते हैं टुड्रा वनस्पति। टुड्रा वनस्पति क्या होती है? मैंने बताया 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर। अब उत्तरी अक्षांश, ये टैगा और टुड्रा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। अब दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका में है कि नहीं, तो अंटार्कटिका में नहीं है टैगा टुड्रा। टुड्रा वनस्पति 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर के एशियाई, यूरोपीय व उत्तरी अमेरिका के भागों में अत्यधिक, ये वनस्पतियाँ अत्यंत विरल हैं। मैंने बता चुका हूँ कि आप विषुवत रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो वनस्पतियाँ विरल होती जाती हैं। विरल का मतलब पेड़ों की या वृक्षों की संख्या में कमी होती जाती है। यहाँ पर केवल लाइकेन, मॉस, काई, शैवाल व कुछ घासें जो बहुत छोटी छोटी घासें होती हैं, छोटी झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती हैं। और देखा जाए टुड्रा में सिर्फ 2 नाम जो ध्यान रखिएगा, एक लाइकेन व मॉस ब्रैकेट में काई, ये 2 वनस्पतियाँ टुड्रा की मुख्य वनस्पतियाँ। रेंडियर टुड्रा क्षेत्र का प्रमुख पशु है। यहाँ के निवासी को, टुड्रा क्षेत्र के निवासी को कहीं पूछा जा चुका है कि टुड्रा क्षेत्र के निवासी को क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। और रेंडियर यहाँ का प्रमुख पशु है जिनका प्रमुख खाद्य पदार्थ सील मछली है। यह मुख्यतः अब टुड्रा जगह भी होगी जहाँ पर टुड्रा वनस्पति पाई जाएगी, तो यह मुख्यतः अलास्का किसका क्षेत्र है? यूएसए का है। कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड व आइसलैंड है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं। इनमें से किस देश में टुड्रा वनस्पति नहीं होती है? अभी हमने पढ़ा है बेलारूस, यूएसए, रूस, कनाडा। यूएसए के अलास्का में भी होता है, रूस में भी होती है, कनाडा में होती है और बेलारूस में नहीं होती है। इसका पहला ऑप्शन ये होगा कि बेलारूस में नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में आते हैं, दूसरा मतलब क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? केन्या, कैंपास, अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुएला, सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेपीज। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि केन्या, मैंने बताया कि पूर्वी अफ्रीका में सूडान, केन्या, तंजानिया पड़ते हैं। और पूर्वी अफ्रीका किसका है? पूर्वी अफ्रीका है सवाना का, तो केन्या में क्या मिलेंगे? सवाना। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पेन नहीं है लिखने वाला। और अर्जेंटीना का पंपास बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्जेंटीना मैंने बताया है कि पंपास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में मुख्यतः पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पंपास ये सही है। और कैंपास किसका है? कैंपास बताया था ब्राज़ील का है। कैंपास ब्राज़ील का है, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील बताया था। वेनेजुएला, सवाना नहीं, वेनेजुएला और कोलंबिया लानोज बताया था इनका। सवाना केन्या का बताया था। स्टेपीज यूरेशिया बताया था, यूरोप और एशिया के मध्य का क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान प्रेरी पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं
तीसरे क्वेश्चन में दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, पहला ऑप्शन है प्रेरी, बी ऑप्शन है पम्पास, सी ऑप्शन है वेल्ड, डी ऑप्शन है स्टेपीज। प्रेरी ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, तो यूएसए, कनाडा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। पम्पास ये अर्जेंटीना में मुख्यतः पाया जाता है और दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय का मतलब ही शीतोष्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा, मध्य अक्षांशीय का मतलब शीतोष्ण होता है। वेल्ड, वेल्ड आपका कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और बोत्सवाना में भी है। स्टेपीज, स्टेपीज यूरेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित है, कैंपास उत्तरी ब्राज़ील, लानूस वेनेजुएला, पम्पास चिली, सेल्वास दक्षिणी ब्राज़ील। हाँ, तो मैं ये बता चुका हूँ कि लानूस वेनेजुएला और कोलंबिया क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। बाकी के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। कैंपास मैंने आपको बताया, जो कैंपास है वो दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाई जाती है। पम्पास है वो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में मुख्यतः पाई जाती है। सेल्वास है ये अमेजन बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। मैं सभी बता चुका हूँ। 5 नंबर में देखिए, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। इसमें से ये बताना है कि कौन सुलेमित नहीं है। डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। टैगा शीतोष्णकटिबंधीय घास, शीतोष्णकटिबंधीय वन बिल्कुल सही है, क्योंकि टैगा उस क्षेत्र में आता है जहाँ, तो टैगा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ये सही हो गया। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है। मैंने बताया कि जब मैं उष्णकटिबंधीय वन के बारे में पढ़ा रहा था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो सेल्वा है वो अमेजन बेसिन के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी मैंने बताया था, तो ये भी सही है। स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, हाँ स्टेपीज यूरोप तथा एशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, हाँ यही गलत है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, डाउन्स है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो कौन संलग्नित नहीं है, तो डाउन्स है हमारा शीतोष्ण, डाउन्स है शीतोष्ण, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। 6 नंबर देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अर्जेंटीना में अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं, वो भी मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आपकी पीसीएस आरओ यारो कोई भी एग्जाम में हो तो कैसे क्वेश्चन करना है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अभी कथन देखिए, ए नंबर में, अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, कारण पम्पास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगने के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसमें इससे ये बताना है कि कथन ए सही है कि कारण आर सही है कि दोनों सही है, या ए आर की व्याख्या करता है या ए आर की व्याख्या नहीं करता है। पहला कथन में देखते हैं, अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। हाँ, अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्जेंटीना शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान गेहूं की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, इसलिए ये खेती के लिए पम्पास मैदान मुख्य क्षेत्र है, तो ये सही है। कारण पम्पास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे शीतोष्ण जलवायु है और जो वहाँ की जो फसल है तथा घास उगाने के लिए ये बहुत उपयोगी है इसकी मिट्टी, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। और आर, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ ही मिट्टी खेती के लिए जरूरी है, इसलिए आर ए की व्याख्या करता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, जैसे मैंने अभी पढ़ा है कि प्रेरी क्षेत्र को दुनिया की रोटी का टोकरी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ पे गेहूँ की खेती सर्वाधिक होती है, जिसके कारण ये गेहूँ, इसकी जो भूमि है, जो उसकी उपजाऊ मिट्टी है, वो गेहूँ की खेती के लिए अनुकूल है, सर्वाधिक अनुकूल है। और मैं कुछ नोट्स हैं जो
पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेता हूँ। भूमध्य सागर से सबसे नज़दीक स्थित घास के मैदान को सवाना के नाम से जानते हैं। ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि भूमध्य सागर, अब भूमध्य सागर से नज़दीक स्थित जो घास के मैदान है वो क्या होंगे, सवाना के नाम से जानते हैं। ग्रेट प्लेन में स्थित घास के मैदान को प्रेरी घास के मैदान के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ बता रहे हैं कि अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान पंपास घास मैदान क्षेत्र कहलाता है। पंपास घास मैदान का अधिकांश अर्जेंटीना में पड़ता है। अब अर्जेंटीना में पड़ता है तो अर्जेंटीना में पंपास के घास के मैदान है। उसी जगह पे अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास होती है। पोषण युक्त घास होने से अर्जेंटीना मांस के निर्यातक में विश्व के प्रथम देश में है, क्योंकि पंपास, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना। अंटार्कटिका के छोड़ के विश्व के सभी महाद्वीपों पर प्राकृतिक घास भूमि का विस्तार पाया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अंटार्कटिका ये बिल्कुल साउथ पोल में चला जाएगा, और साउथ पोल में चला जाएगा तो साउथ पोल में कोई भी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, जबकि नॉर्थ के पोल में 60 डिग्री के पास वहाँ पे टोटल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कंगारू सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में स्थित डाउन्स घास के मैदान में पाए जाते हैं। सवाना सबसे लंबी घास के मैदान है, जबकि स्टेपी सबसे चौड़ी घास के मैदान है। विश्व में लगभग 40% भाग पर घास के मैदान है। शीतोष्ण घास स्थल की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं, मक्का और सोयाबीन है। ये गेहूं के बारे में बता चुका हूँ, मक्का और सोयाबीन ध्यान रख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान पंपास कहलाता है। ये देखो, मैंने सारे घास के मैदान के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स हैं, सभी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप कहीं का भी पेपर लगा लीजिएगा, इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। और जो मैंने बताया है उसको भी ध्यान में रखिएगा कुछ। अब हाँ, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ, मैंने ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मेरे YouTube चैनल में पड़ी हुई है। उसके मैं कुछ क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस नहीं करा पाए थे, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ। देखिए, पहले कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वतों का क्रम, जैसे ओजस डेल सलाडो, इसकी जो हाइट है 6893 मीटर है। ये कहाँ है, चिली अर्जेंटीना सीमा पर है। ये हाइट में बड़ी है, ऊंची है, इसलिए ग्रेटर का साइन भी लगाया है। चिम्बराजो, ये 6263 मीटर है, इक्वाडोर में है। सियरा नेवेदा 6173 मीटर है, ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पर ही है। ये सब इंपॉर्टेंस है। सबनकाया, ये पेरू में है, ये 5976 मीटर में है, ग्रेटर लगा। माउंट कोटापैक्सी, ये 5911 मीटर में है, ये 5111 मीटर है, ये इक्वाडोर में है। माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर है, ये तंजानिया में है। माउंट कोटापैक्सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर में क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, माउंट पिनाटुबो और माउंट ताल। माउंट पिनाटुबो की हाइट है 1486 मीटर, माउंट ताल की हाइट है 311 मीटर। ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए माउंट ताल कहाँ पे है, फिलीपींस में है। माउंट पिनाटुबो कहाँ पे है, मैक्सिको में। ये सब मैंने पिछली वीडियो में कराया। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में है, और माउंट कोटापैक्सी ये इक्वाडोर में है। इसमें बताना है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आप देखेंगे कि माउंट किलिमंजारो से ऊपर माउंट कोटापैक्सी है, और इससे ऊपर सबनकाया है, सबसे ऊपर ओजस डेल सलाडो है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आंसर मेरा हमारा क्या हो जाएगा, माउंट कोटापैक्सी। आपको और भी बता दें, एटना इटली के, अब जैसे एटना पूछा जा सकता है कि एटना कहाँ पर है। एटना इटली में है, ये तो पता है। एटना इटली में किस जगह पे है, ये भी आपको याद रखना है कि आप अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। एटना इटली के सिसिली द्वीप पर है, और इटली के सिसिली पूर्वी द्वीप पर। अगर पूछा जाए इटली के सिसिली कौन से द्वीप पर, पूर्वी द्वीप पर। विसुवियस कहाँ पे है, इटली की नेपल्स खाड़ी में है। विसुवियस कहाँ पे है, इटली की नेपल्स खाड़ी में है। येरिबस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर के एंडीज पर्वत पे। इक्वाडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। स्ट्राम्बोली कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर। इंपॉर्टेंट है, लिपारी द्वीप, लिपारी द्वीप पर ध्यान रखिएगा। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली इंपॉर्टेंट है।
आपको सब बताते हैं कि एटना, विसुवियस, एरिबस, कोटोपैक्स, स्ट्राम्बोली ये सभी क्या हैं? एक्टिव वल्केनो हैं, सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये सब मैंने बता दिए हैं पिछली वीडियो में, देखिएगा। अब इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, इसमें ये आर ओ मेंस का क्वेश्चन है 2016 का, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है। दूसरा ऑप्शन, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें ये बताना है। इस दक्षिण पूर्वी एशियाई इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया कि इसमें 15,000 द्वीप शामिल हैं, क्योंकि इसमें 17,000 से लगभग द्वीप शामिल है, छोटे बड़े मिला के। तो पहला ऑप्शन सही। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? नहीं, इसमें 150 से कम, लगभग 130 के आसपास है। तो ये हमारा सिर्फ पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। हाँ, आई होप मुझे आपको समझ आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया है, जितना समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ के लिए, डाउट के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर और मेरी टेलीग्राम आईडी पड़ी हुई है। आप किसी भी पीडीएफ के लिए, चाहे ये पीडीएफ हो या कोई भी नोट्स की पीडीएफ के लिए, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।